हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज की वीडियो के अंदर हम 10 और क्वेश्चन डिस्कस करेंगे 2019 के पेपर के ही। तो सबसे पहले हम देखेंगे कुछ क्वेश्चंस लीनियर अलजेब्रा के, उसके बाद हम अपने बाकी के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन जो 2019 के, अगर हम सेट ए की बात करें तो 65 क्वेश्चन नंबर से स्टार्ट थे लीनियर अलजेब्रा के क्वेश्चन। सबसे पहले हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 65। अगर आप क्वेश्चन नंबर 65 को देखें तो स्टेटमेंट क्या है इसकी, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ वेक्टर्स इन R3 ओवर R। सारे ही आप वेक्टर्स देख लीजिए कहाँ के हैं, R3 के हैं, सभी के सभी वेक्टर्स। ठीक है, अब हमें चेक करके बताना है कि ये Li है या नहीं है Li। तो देखो Li चेक करने के लिए हमें क्या चेक करना होगा, पहले तो इन सभी वेक्टर्स को, जैसे एक ऑप्शन में आपको करके दिखाती हूँ। सबसे पहले आपकी मर्जी, आप इनको रो में लिखिए या कॉलम में लिखिए, बात एक ही है। मैं इसको रो के अंदर लिख रही हूँ, पहला वेक्टर, दूसरा वेक्टर और तीसरा वेक्टर। मैंने क्या किया, ऑप्शन फर्स्ट के तीनों वेक्टर्स को इस तरीके से लिख लिया। ठीक है, अब इसके बाद मैं क्या निकालूंगी, मैं निकालूंगी इसका डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट आप सभी को निकालना आता है, उसी तरीके से निकालना है जैसे हम क्लास 12th में करते आए हैं। ठीक है, जैसे ही मैं इसका डिटर्मिनेंट निकालूंगी तो मेरे पास क्या आ जाएगा, -3 प्लस में 18 माइनस में 15 इज इक्वल टू 0। तो डिटर्मिनेंट क्या आ गया, 0। अगर डिटर्मिनेंट 0 आ रहा है तो इसका मतलब ये जो वेक्टर्स है ये क्या हो जाएंगे, LD। शॉर्ट ट्रिक है निकालने की। एक तो वो होता है कि सारे जो भी आपके पास वेक्टर्स है उनका लीनियर कॉम्बिनेशन लिखिए, उसके बाद इक्वल टू 0 रखिए, सारे के सारे स्केलर 0 आने चाहिए। वो बहुत ही लॉन्ग मेथड रहेगा। अब आपके पास टाइम नहीं होता, एंट्रेंस के टाइम पे आपको फटाफट से क्वेश्चन करने होते हैं, डायरेक्ट डिटर्मिनेंट निकालना है और उस ऑप्शन तक डिटर्मिनेंट निकालना है जब तक नॉन जीरो ना आ जाए। ठीक है, क्योंकि ऑब्वियसली बाकी सारे 0 आएंगे, आपको इतने हर एक ऑप्शन को निकालने की ज़रूरत नहीं है। चलिए अब इसके बाद सेकेंड वाला करते हैं। अगर आप इसको कॉलम की फॉर्म में लिखोगे ना, जैसे सेकंड वाला मैं कॉलम्स में लिख रही हूँ तो भी ठीक है, रोज में लिखोगे तब भी ठीक है, कॉलम में लिखोगे तब भी ठीक है, एक ही बात है। चलिए इसका निकाल लेते हैं डिटर्मिनेंट। 4 माइनस, देखो बीच वाला तो 0 है, 0 के साथ ब्रैकेट में कुछ भी आ जाए फर्क नहीं पड़ता, प्लस में 3, 1 माइनस में 4, 4 प्लस में 3 माइनस में 3। तो ये हमारे पास क्या आ गया, 4 माइनस 9 इज इक्वल टू -5 विच इज़ नॉट इक्वल टू 0। तो हमारे पास ऑप्शन सेकंड जो है इसका डिटर्मिनेंट क्या आ गया, नॉन जीरो। इसका मतलब सेकंड ऑप्शन हमारे पास क्या आ गया, Li। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन हमारे पास सेकंड ही था। ऑप्शन थर्ड और ऑप्शन फोर्थ का भी अगर आप निकाल के देखेंगे तो आपके पास डिटर्मिनेंट 0 ही आएगा, बेशक निकाल के देख लेना। ठीक है, डिटर्मिनेंट 0, डिटर्मिनेंट 0 लिख लीजिए। ये सारी इंपॉर्टेंट बातें जो भी मैं बताती हूँ वो कहीं ना कहीं पे लिख लो, ताकि पेपर से एक दिन पहले सारी की सारी रिवाइज करके जाओ। डिटर्मिनेंट 0 का मतलब क्या है, LD, और डिटर्मिनेंट अगर नॉन जीरो आ जाए तो इसका मतलब क्या है, Li। ठीक है, क्लियर ये चीज़। इसके बाद देख लेते हैं हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन की स्टेटमेंट क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास क्वेश्चन 66, लेट W1 एंड W2 बी फाइनाइट डायमेंशनल सबस्पेस ऑफ अ वेक्टर स्पेस V। अब देखो क्वेश्चन के अंदर क्या दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है कि डायमेंशन ऑफ W1 2 दी हुई है, डायमेंशन ऑफ W2 कितना दिया हुआ है, 2। डायमेंशन ऑफ W1 प्लस W2 हमारे पास क्या दिया हुआ है, 3। और हमें क्या निकालना है, डायमेंशन ऑफ W1 इंटरसेक्शन W2। फॉर्मूला क्या आएगा, डायमेंशन ऑफ W1 प्लस में डायमेंशन ऑफ W2 माइनस में डायमेंशन ऑफ W1 प्लस W2। ये चैप्टर 1 वेक्टर स्पेसेस के अंदर आपने ऑलरेडी फॉर्मूला पढ़ रखा है। इस फॉर्मूले पे काफ़ी बार क्वेश्चन देखा गया, 2018 के अंदर भी आया हुआ था। मैंने ऑलरेडी जो वीडियो यूट्यूब पे डाल रखे हैं, आपको इसी ऐप के अंदर भी मिल जाएंगी,
उसमें भी एक इसी तरीके का क्वेश्चन था, उसमें पॉसिबल वैल्यूज पूछ रखे थे, इसमें डायरेक्ट वैल्यू पूछ रखे। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन था आपका, अगर फॉर्मूला आता है तो 1 सेकेंड का क्वेश्चन था। सबकी वैल्यूज यहाँ पर पुट कर दीजिए, 2 + 2 - 3 = 1, 1 आंसर आना था, डेट इज ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठीक है, बहुत ईजी, 10 सेकेंड से भी कम लगने थे इस क्वेश्चन के अंदर अगर आपको फॉर्मूला आता है तो। ठीक, क्वेश्चन नंबर 67 ध्यान से समझना। क्वेश्चन नंबर 67 के अंदर आपको क्या दिया हुआ है, आपको बोल रखा है कि अगर XYZ AP के अंदर है और कॉमन डिफरेंस क्या है इनका D, रैंक कितनी दी हुई है 2। रैंक 2 का मतलब डिटर्मिनेंट पक्का 0, क्योंकि अगर डिटर्मिनेंट नॉन ज़ीरो होता तो LI होते तो क्या होता, रैंक फुल आती। अब ये क्या है, LD है, तो रैंक 2 है, इसका मतलब क्या है, डिटर्मिनेंट 0 आएगा। देन द वैल्यू ऑफ D और K की वैल्यू निकालनी। एक बार मैट्रिक्स लिख लेती हूँ मैं, हमारे पास क्या दी हुई है एक बार देख लीजिए। क्वेश्चन के अंदर हमारे पास मैट्रिक्स क्या दी हुई थी, मैट्रिक्स हमारे पास ये दी हुई थी। अगर मैं इसके अंदर ऑपरेशन लगा रही हूँ, R2 टेंस टू R2 माइनस R1 और R3 टेंस टू R3 माइनस R2, तो मेरे पास क्या बन जाएगी मैट्रिक्स। पहली रो को मुझे एज इट इज लिखना है, दूसरी में से पहली को सब्ट्रैक्ट करना है और तीसरी में से दूसरी को सब्ट्रैक्ट करना है। अब आपको क्वेश्चन के अंदर क्या गिवन है, XYZ AP के अंदर है, इसका मतलब Y माइनस एक्स और Z माइनस वाई का डिफरेंस सेम आएगा, डेट इज इक्वल टू कॉमन डिफरेंस एंड डेट इज D। तो अगर मैं यहाँ पर वैल्यूज पुट करूँ, डेट इज 4 5 x एज इट इज 1 1 D पुट कर सकती हूँ इसकी वैल्यू। क्वेश्चन में गिवन है कि कॉमन डिफरेंस आपके पास D है। ठीक है, तो अगर ध्यान से देखो R3 माइनस R2 अब करने पे मेरे पास क्या आ जाएगा, 4 5 x 1 1 D 0 K -7 और 0। ठीक है, अब क्योंकि डिटर्मिनेंट इसका 0 है, ठीक है, तो अगर मैं इस रो के अलोंग इसको एक्सपेंड कर भी दूँ, ठीक है, तो भी देखो इक्वल टू, जैसे ही मैं 0 रखूँगी यहाँ पर तो मेरे पास K -7 0 के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, आप इस रो के अलोंग एक्सपेंड भी कर सकते हैं और वैसे भी डायरेक्टली देखो पूरी की पूरी ये जो रो है हमारे पास, ये इसको इक्वल टू, जैसे ही मैंने 0 रखा, जब R3 माइनस R2 लगाया तो पहली टर्म भी 0, सेकेंड टर्म भी 0, बीच वाली टर्म इक्वल टू 0 आते ही K की वैल्यू क्या आ गई आपके पास 7। और अब इसके अंदर क्योंकि D का कहीं पे यूज़ नहीं हुआ तो D कुछ भी आर्बिट्ररी नंबर आ सकता है, और ऑप्शन बी आपके पास इसी टाइप का, किसी भी ऑप्शन के अंदर वैसे K-7 है नहीं। ठीक है, K इसी में 7 है। अगर एक तरीके से आप इसको एक्सपेंड भी कर देते ना तो आपके पास ये आ जाता है 4D माइनस एक्स। तो या तो आप ये कह सकते हैं K7 के इक्वल है या फिर D इज इक्वल टू x/4 के इक्वल है। कहीं पर भी D देखो x/2 भी दिया हुआ है, x/2 दिया हुआ है, बट x/4 नहीं दिया हुआ है, तो K7 ही आएगा। और D कुछ भी आर्बिट्रेरी नंबर ले लीजिए, फर्क नहीं पड़ता क्योंकि उनका प्रोडक्ट 0 आया हुआ है। ठीक है, तो इसके अंदर ऑप्शन सेकेंड करेक्ट था। सबसे पहले आपको इसको मुझे सॉल्व करना था, ऑपरेशंस लगा के उसके बाद इक्वेट किया तो K की वैल्यू 7 आ गई। और D आप कुछ भी रख सकते हैं, K अगर 7 है तो हमारे पास सारा जो क्वेश्चंस के अंदर कंडीशन दी हुई थी वो सेटिस्फाई करेंगी। ठीक है, अब इसके बाद देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 68। क्वेश्चन 68 की अगर आप स्टेटमेंट देखेंगे तो हमारे पास यहाँ पर LT का क्वेश्चन है। ये T आपके पास ट्रांसफॉर्मेशन दी हुई है, कहाँ से कहाँ तक, R2 to R3। ठीक है, अब अगर यहाँ पर आप ध्यान से देखें R2 to R3 आपके पास ये ट्रांसफॉर्मेशन दी हुई है, तो आप मैट्रिक्स ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन अगर आपने चैप्टर कर रखा है तो आपको पता है कि अगर हमारे पास T जो है वो R2 to R3 है तो इसकी जो मैट्रिक्स बनेगी वो 3x2 की बनेगी। इस तरीके से बनती है, राइट से लेफ्ट 3x2। ठीक है, इसकी डायमेंशन 3, इसकी 2, तो 3x2 की बनेगी।
अब आपके पास ट्रांसफॉर्मेशन क्या दी हुई है वो लिख लेते हैं। ठीक है, ये वाली ट्रांसफॉर्मेशन मैं लिख रही हूँ एज इट इज़। टी ऑफ x1 x2 मेरे पास क्या दी हुई है, x1 प्लस में x2, x1 माइनस में x2 और x2। ठीक है, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 68 है। अब इसके अंदर मेरे पास 3x2 की मैट्रिक्स है ये। ठीक है, और 3 रो आएंगी, 2 कॉलम्स आएंगे। तो देखो, सबसे पहली कॉलम के अंदर हम क्या लिखेंगे, x1 का कोफिशिएंट। और भी इस तरीके के क्वेश्चन आ जाए तो आपको ऐसे ही लिखना है, x1 का कोफिशिएंट 1 1, और तीसरे टर्म के अंदर x1 का कोफिशिएंट है 0। x2 का कोफिशिएंट पहले के अंदर 1, दूसरे के अंदर -1, तीसरे के अंदर 0, सॉरी तीसरे के अंदर 1। अब आप साफ देख के बता सकते हो इसकी मैक्सिमम रैंक भी क्या आएगी, 2। 3 तो रैंक आ ही नहीं सकती। ठीक है, और -1 ये वाली जो हमारे पास 2x2 के इसके अंदर से मैट्रिक्स बन रही है, इसका नॉन ज़ीरो डिटर्मिनेंट आ रहा है, इसका मतलब रैंक 2 आ रही है। ठीक है, और इस ट्रांसफॉर्मेशन की आपके पास रैंक ही पूछ रखी है, तो रैंक हमारे पास क्या आ रही है, ऑप्शन 3 क्या था इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, 4 क्वेश्चन हमारे आज के हो गए। इसके बाद बाकी 69 और 70 क्वेश्चन बाद में डिस्कस कर लेंगे। 69 तो छोटा सा ही है, उसको अभी डिस्कस कर लेते हैं। 69 क्वेश्चन आपके पास एज इट इज़ रिजल्ट है, पहले भी 2017 के पेपर में डिस्कस हुआ था। उसके अंदर 3 करेक्ट थे, 1 इनकरेक्ट था। इसके अंदर तो डायरेक्टली आपको रिजल्ट दिख ही रहा है कि रो of T1 plus T2 is less than rank of T1 plus T2 is less than rank of T1 plus rank of T2। ये आपके पास इसका प्रूफ भी मिल जाएगा बुक के अंदर। ये रिजल्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 2 बार इसके अंदर प्रीवियस ईयर्स में अभी तक क्वेश्चन आ चुका है। अभी जैसे जैसे हम और क्वेश्चन को सोल्व करेंगे तो क्या पता दोबारा भी आ जाए। ठीक है, तो ये 5 क्वेश्चन लीनियर के डिस्कस किए। अब देखते हैं बाकी क्वेश्चन हम कौन से टॉपिक पर डिस्कस करने वाले हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इसके बाद हम देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 76। कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के 3 क्वेश्चन आए हुए थे, उन तीनों को देखें। ठीक है, एनालिटिक रीजन ऑफ दिस। अब आपके पास एक फंक्शन दिया हुआ है f ऑफ z इज इक्वल टू x माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस में 2 आयोटा x प्लस में y। ठीक है, अब आपको साफ साफ पता है कि ये अगर हम f ऑफ z इज इक्वल टू मैं कहूँ u प्लस आयोटा v, तो ये रियल पार्ट हो गया आपका, और इसके साथ आयोटा है तो ये इमेजनरी पार्ट हो गया। ठीक है, समझ में आई बात। अब आपको पता है एनालिटिक रीजन ऑफ दिस दिया हुआ है, तो हम क्या कराएंगे इसके अंदर, CR इक्वेशन को सेटिस्फाई कराएंगे। CR इक्वेशन के लिए आपको 4 वैल्यूज चाहिए। एक तो कर्ल u बाई कर्ल x की। अब क्योंकि आपको पता है कि u हमारे पास क्या है, x माइनस वाई का स्क्वायर, v हमारे पास क्या है 2 इंटू एक्स प्लस वाई। तो कर्ल u बाई कर्ल x क्या आ गया 2 इंटू एक्स माइनस वाई। कर्ल u बाई कर्ल y हमारे पास क्या आ गया 2 इंटू एक्स माइनस वाई, माइनस में आ जाएगा क्योंकि बीच में y के साथ माइनस। कर्ल v बाई कर्ल x करेंगे, इसको x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 2 आएगा, और इसको y के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो भी क्या आ जाएगा 2। अब आपको पता है CR इक्वेशन सेटिस्फाई कराने के लिए हमारे पास क्या होता है, कर्ल u बाई कर्ल x इज इक्वल टू कर्ल v बाई कर्ल y, डेट इज 2 ऑफ x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। ऐसे ही अगर आप कर्ल u बाई कर्ल y को इक्वेट कराएं कर्ल v बाई कर्ल x से, तो हमारे पास क्या आ जाएगा -2 x माइनस वाई इज इक्वल टू -2, यानी कि x माइनस वाई अगेन क्या आ गया 1 के इक्वल। इसका मतलब हमारे पास ऑप्शन थर्ड क्या हो गया इसका करेक्ट। ऐसा ही सिमिलर सा क्वेश्चन नंबर 77 था। 77 की स्टेटमेंट देखिए, द ट्रांसफॉर्मेशन w इज इक्वल टू z प्लस 2 माइनस 2 आयोटा इज। पहला ऑप्शन कॉन्फॉर्मल एट ईच पॉइंट, नॉट कॉन्फॉर्मल एट z इक्वल टू 0। थर्ड ऑप्शन डज नॉट सेटिस्फाई CR इक्वेशन। फोर्थ ऑप्शन है नन ऑफ दिस। क्वेश्चन 77 के अंदर देखिए, w की वैल्यू आपके पास क्या दी हुई है z प्लस 2 माइनस 2 आयोटा।
ठीक है। अब एक बार तो हम z की अगर वैल्यू पुट भी कर दें x प्लस आयोटा वाई और ये 2 माइनस 2 आयोटा एज इट इज़ सॉल्व करने के बाद x प्लस 2 प्लस में आयोटा y माइनस 2। अब देखो आपको क्या बताना है, कॉन्फॉर्मल से रिलेटेड है ये क्वेश्चन, और आपको पता है कॉन्फॉर्मल के लिए नेसेसरी मतलब सफिशिएंट कंडीशन आपके पास क्या होती है कि सी आर इक्वेशन सेटिस्फाई करना चाहिए। ठीक है। अब रियल पार्ट यानी कि ये अगर u प्लस आयोटा v से मैं कंपेयर करूँ, u ये आ गया, v ये आ गया, तो कर्ल u बाई कर्ल x मेरे पास क्या आ जाएगा 1, कर्ल u बाई कर्ल y मेरे पास क्या आ जाएगा 0, कर्ल v बाई कर्ल x इसका विद रिस्पेक्ट टू एक्स्ट्रा डिफ्रेंशिएशन 0, कर्ल v बाई कर्ल y क्या आ जाएगा 1। अब सी आर इक्वेशन सेटिस्फाई करने के लिए ये इसके इक्वल होना ज़रूरी होता है और ये इसके नेगेटिव के इक्वल, जो कि यहाँ पर कंडीशन होल्ड हो रही है, इसका मतलब सी आर इक्वेशन सेटिस्फाई, सी आर इक्वेशन सेटिस्फाई इसका मतलब कॉन्फॉर्मल है हर पॉइंट के ऊपर। वरना जिन पॉइंट्स के ऊपर सी आर इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही होती उन पर कॉन्फॉर्मल होता। अब क्योंकि हर एक पॉइंट पर कुछ भी वैल्यू आप पुट कर लो ये हमेशा इक्वेशन होल्ड करेगी, तो हमारे पास क्या हो गया, सी आर इक्वेशन सेटिस्फाई होने की वजह से हम ये कह सकते हैं कॉन्फॉर्मल एट ईच पॉइंट। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, द एनालिटिक फंक्शन एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू यू प्लस आयोटा वी हैज़ रियल पार्ट आपके पास क्या दिया हुआ है, ई रेज टू द पावर एक्स साइन वाई। ठीक है, ये आपके पास रियल पार्ट दिया हुआ है, तो आपको क्या निकालना है, पूरा का पूरा एनालिटिक फंक्शन। तो देखिए अभी हम इस क्वेश्चन को किस तरीके से करेंगे। तो सबसे पहले तो मैंने एज इट इज़ वो सब लिख लिया जो आपको क्वेश्चन के अंदर गिवन था। अब मिलने थॉमसन मेथड क्योंकि काफ़ी इजी रहता है इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, उससे हम करेंगे। उसके अकॉर्डिंग आपके पास क्या होता है, अगर रियल पार्ट दिया हो तो एफ ऑफ जेड किसके इक्वल हो जाता है, इंटीग्रेशन ऑफ फाई वन जेड ज़ीरो माइनस आयोटा फाई टू जेड ज़ीरो डी जेड प्लस सी। ठीक है, जहाँ पर आपके पास फाई वन जेड ज़ीरो किसके इक्वल होता है, कर्ल यू बाई कर्ल एक्स, जहाँ पर x को आप z पुट कर देते हैं बाद में और y को 0। ऐसे ही फाई टू जेड ज़ीरो किसके इक्वल होता है, कर्ल u बाई कर्ल y, निकालने के बाद आप x को z के इक्वल पुट कर देते हैं और y को 0 के इक्वल। ठीक है, तो अब देखो u की वैल्यू आपके पास ये है। ठीक है, तो जैसे ही कर्ल u बाई कर्ल x निकालेंगे तो e रेज टू द पावर x साइन y, आपको x को तो z पुट करना है और y को 0, तो ये क्या आ गया 0। कर्ल u बाई कर्ल y जब आप निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, इसका डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू y, x वाली टर्म रहेगी कांस्टेंट, तो ये आ जाएगा आपके पास। अब आपको पुट करना है x को z और y को 0, cos y क्या होता है आपके पास 1, तो सॉल्व करके क्या आ जाएगा e रेज टू द पावर z। ये वैल्यूज़ आपने निकाल लिया, अब इसको इसके अंदर आपको पुट करना है। ठीक है, यही अगर आपके पास इमेजनरी वाला पार्ट दिया होता तो जस्ट बीच में प्लस आ जाता और ऐसे ही वी एक्स और वी वाई आके और पुट हम यही करते हैं, एक्स को जेड और वाई को 0। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन थे आपकी बुक के अंदर। ठीक है, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। एफ ऑफ जेड ये तो अभी आपको नहीं आता तो आपको काफ़ी स्टेप्स करने होंगे, बाकी अगर आने के बाद एक बार फिर तो काफ़ी स्टेप्स इसके ओरली भी आप कर सकते हो। इंटीग्रेशन क्या है, फाई वन जेड ज़ीरो यानी कि 0 माइनस में आयोटा फाई टू जेड ज़ीरो दैट इज इक्वल टू ई रेज टू द पावर जेड। ठीक है, डी जेड प्लस में सी। अब आपको पता है आयोटा तो देखो कांस्टेंट एक तरीके से बाहर आ जाएगा, ई रेज टू द पावर डी जेड प्लस सी, यानी कि क्या आ जाएगा माइनस ई रेज टू द माइनस आयोटा ई रेज टू द पावर जेड प्लस में सी। ठीक है, ये आ जाएगा आपके पास एफ ऑफ जेड की वैल्यू। और देखिए एक बार ऑप्शंस में क्या ऐसा ऑप्शन है, यस सी ऑप्शन आपके पास क्या आ जाएगा करेक्ट। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के ये 3 ही क्वेश्चन आए हुए थे। आज के वीडियो के अंदर हम अभी तक 8 क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं। बहुत अच्छी तैयारी करना इस बार क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है, कट ऑफ काफ़ी हाई जाने के चांसेस है। पहले नेगेटिव मार्किंग हर साल होती है, सिर्फ इसी बार नेगेटिव मार्किंग नहीं है। चलिए अब देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन की स्टेटमेंट।
नेक्स्ट क्वेश्चन आज की वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 32 और 34। अगर आपको लग रहा हो ऐसे मैं बीच बीच में से क्यों करा रही हूँ, क्योंकि मैं हर वीडियो का लेवल सेम रखना चाहती हूँ। अगर किसी वीडियो के अंदर कुछ मुश्किल क्वेश्चन डिस्कस हुए तो कुछ आसान भी होंगे डिस्कस, लेकिन एज इट इज़ जो आपको बुक के अंदर डायरेक्टली मिल जाएंगे या बहुत ईजी क्वेश्चन वो मैं डिस्कस नहीं कर रही हूँ, क्योंकि वो तो ईजिली आपको मिल ही जाएंगे बुक में से। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 32 जो है u इज इक्वल टू एफ ऑफ वाई एक्स, थर्ड सेमेस्टर एडवांस कैलकुलस का क्वेश्चन है ये। आइलेस फंक्शन का जो हमारे पास होमोजेनियस फंक्शन के केस में हम जो आइलेस फंक्शन यूज़ करते थे 5.2 या 5.3 के अंदर आपको मिल जाएगा पार्शियल डिफरेंशिएशन चैप्टर के अंदर। उसके अंदर हमने देखा था कि हमारे पास 1 डिग्री की भी थी और वो 2 डिग्री की भी थी। तो 1 डिग्री की इक्वेशन के अंदर क्या होता है, x कर्ल u बाई कर्ल x प्लस y कर्ल u बाई कर्ल y की वैल्यू क्या आ जाती है, जीरो। उसके अंदर हम ऐसे ही करते थे, जो भी हमारे पास फंक्शन दिया होता था उसको y बाई एक्स का फंक्शन बनाते थे। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करते थे। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 32। काफ़ी ईजी था अगर रिजल्ट आता है तो। इसके बाद अगले क्वेश्चन में आपको क्या करना है, एक्सपेंशन ऑफ ई रेज टू द पावर एक्स कोस वाई इन पावर्स ऑफ एक्स एंड वाई अप टू फर्स्ट डिग्री। देखो फर्स्ट डिग्री तक निकालनी है इन बाय टेलर सीरीज तो काफ़ी इजी है। ठीक है, सेकंड ऑर्डर तक थोड़ा सा लेंथी हो जाता है, लेकिन फर्स्ट ऑर्डर तक तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो चलिए देख लेते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहले तो देखिए आपके पास इस क्वेश्चन के अंदर एफ ऑफ एक्स वाई क्या दिया हुआ है, ई रेज टू द पावर एक्स कोस वाई, यही दिया हुआ है ना। ठीक है, सबसे पहले आप इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, ई रेज टू द पावर कोस एक्स कोस वाई, और जब पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू वाई करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, माइनस ई रेज टू द पावर एक्स साइन वाई। ठीक है, 1 ऑर्डर तक ही करना है तो आपको इतनी ही वैल्यूज चाहिए। अब इसके अंदर एक्स वाई को पुट कर दो 0 0, क्योंकि अराउंड तो ऐसा कुछ दिया नहीं हुआ कि किसके अराउंड निकालना है। 0 पुट करते ये तो आ जाएगा ई रेज टू द पावर 0 इंटू 1 दैट इज इक्वल टू 1, और एफ ऑफ वाई 0 0 आपके पास क्या आ जाएगा, सॉल्व करने पे 0 के इक्वल। ठीक है, तो अभी आपने क्या निकालनी है, सारी की सारी वैल्यूज निकाल के रख ली। इसके बाद आपने इसके अंदर क्या करना है, जब आपको एफ ऑफ 0 0 निकालना होगा तो हमने क्या करना है, कैसे करते हैं, एफ ऑफ एक्स वाई को जैसे ही एक्सपेंड करेंगे एफ ऑफ 0 0 प्लस में एक्स इंटू एक्स, अराउंड किसके निकाल रहे हैं हम, 0 0 के। ठीक है, कुछ दिया नहीं हुआ क्योंकि दिया हुआ इन पावर्स ऑफ यहाँ पर एक्स वाई। अगर दिया होता ना इन पावर्स ऑफ एक्स माइनस 2 इन पावर्स ऑफ एक्स माइनस 3, तो यहाँ पर हम x को 2 पुट करते, y को 3, या जो भी अगर x माइनस 2 और y माइनस 3 दिया होता तो x को 2 पुट करते, y को 3 पुट करते। अभी यहाँ पर कुछ दिया नहीं हुआ तो डायरेक्टली आपको क्या करना है, x माइनस 0 कर्ल f बाई कर्ल x प्लस में y माइनस 0 कर्ल f बाई कर्ल y इज इक्वल टू f 0 0। फंक्शन के अंदर अगर हम 0 0 वैल्यू पुट करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1, तो यहाँ आ जाएगा 1। अब कर्ल f बाई कर्ल x, पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू 1, x माइनस 0 x, यहाँ पर 1 प्लस में y, और इसकी वैल्यू हमारे पास 0 है। तो इसको सॉल्व करने के बाद ये हमने यहाँ पर फंक्शन की वैल्यू पुट करी। ठीक है, उसके बाद x माइनस 0 x आ गया, कर्ल एफ बाई कर्ल x मैंने यहाँ से पुट कर दिया, कर्ल एफ बाई कर्ल y 0 है यहाँ से पुट कर दिया। सॉल्व करने के बाद क्या आ गया, 1 प्लस एक्स। ठीक है, तो ऑप्शन में देखो अगर फर्स्ट ऑर्डर तक सॉल्व करना था तो इतना ही करेंगे सॉल्व, अदरवाइज एफ डबल एक्स और एफ डबल वाई एफ एक्स वाई भी निकालते। तो यहाँ पर आपके पास डायरेक्टली क्या आ गया, 1 प्लस एक्स। तो आई होप आपको ये 10 क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हुए होंगे एडवांस कैलकुलस। इसके अलावा कॉम्प्लेक्स एनालिसिस और लीनियर अलजेब्रा के क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए। होप आपको सारे क्वेश्चंस अच्छे से क्लियर हुए होंगे। जो भी क्वेश्चन के अंदर डाउट हो आप यूट्यूब के अंदर कमेंट्स के अंदर मुझसे पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड गिविंग मी अ लॉट ऑफ सपोर्ट। हैव अ नाइस डे।